अरे सब हो जाएगा, रिमेनिंग रिमेनिंग पढ़ते जाओ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ बस। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है वो पढ़ रहे थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट तक हमने पढ़ लिया था, हेनरी फ्यूल को भी हमने पढ़ लिया था। अरे बेटा टॉपिक खत्म होने के बाद ही हिंदी पीडीएफ शेयर करूंगा ना, उससे पहले क्या मतलब आधी अधूरी। आगे आती है हमारी मैक्स वेबर की थ्योरी। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था और उसने एक बुक लिखी थी दैट वाज स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसने पहली बार एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात की। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, जहां पर हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। क्या है जहां पर बहुत सारे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड चल रही है, हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी पता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ इतना ही कनेक्शन है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो। सो वो क्या है, दैट इज अवर ब्यूरोक्रेटिक। तो ये जितना भी आपके जैसे पीएम ऑफिस है, सीएम ऑफिस है, एमएलए एमपीज है, ये सब किस स्ट्रक्चर का पार्ट है? ये सब इस स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सब लोग इसका पार्ट है, ये सब मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का पार्ट है। क्लियर है? किसका पार्ट है? मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का पार्ट। सो अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हो तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, जो लेबर है वो प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है। मतलब इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमने लेबर को प्रॉपर्ली क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। वेल डिफाइंड हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या है कि सबको पता है कि कौन किसको एड्रेस करेगा, कैसे एड्रेस करेगा। इम्पर्सनैलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, और आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई पर्सनल संबंध नहीं है, ठीक है? आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ इम्पर्सनली रिलेटेड हो। जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो तो वो आपके खुद के नहीं है, ठीक है? वो ऑर्गेनाइजेशन के, सामान पड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जाते हो, उसी जगह पर सामान पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हो और निकला, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सामान पड़ा हुआ होता है, उसी को यूज करते हो, उसको क्या करते हो, निकाल के ले आते हो। तो ये हमारा एक बेसिकली मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का क्या है, फंडा, ठीक है? क्लियर? मैनेज्ड बाय स्टैंडर्ड रूल। सबसे पहले तो प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रॉपर रूल बुक होती है, समझ लो ना क्या होती है? एक रूल बुक होती है। रूल बुक समझते हो कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स पेपर पे लिखे हुए हैं, तो उसमें आपको पता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को स्पेशलाइजेशन अपने अपने काम में प्रोवाइड की गई है। जो मेरा काम है वो मुझे पता है, तुम्हारा काम तुम्हें पता है, तो हर कोई अपने अपने काम में मगन है। देन आता है सिलेक्शन ऑफ पर्सोनल हैविंग टेक्निकल स्किल्स, और जैसे यूपीएससी वगैरह जो होता है ना, वो इसका पार्ट बनती है। तो पर्सन्स को उन लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है जिनके अंदर कुछ वो स्किल्स हैं, समझ रहे हो ना? वो हाई टेक्निकल स्किल्स हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो उन स्किल्स वाले लोगों को ही क्या किया जाता है, यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। ओनली द पीपल विद सच स्किल्स, वो स्किल्स के साथ जिनके पास वो स्किल्स हैं, उन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, सिर्फ इसमें फोकस किया जाता है, और किसी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं। देन आता है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऊपर से नीचे तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? ऊपर से नीचे तक क्या बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पड़ता है। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, टॉप टू डाउन तक हमारा एक सिस्टम है वो चल रहा है। रिकॉर्ड ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट डिसीजन एंड रूल्स, और इसमें पेपर वर्क बहुत होता है। छोटा सा छोटा काम हो उसको भी एक प्रॉपर नोटिस निकलता है, ठीक है? तो पेपर वर्क है वो इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। तो पेपर वर्क है वो क्या है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अथॉरिटी है एक फॉर्मल रूल, तो पेपर वर्क है वो इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, तो पेपर वर्क है वो क्या है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अथॉरिटी है एक फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेबर की डिवीजन की जाती है। करियर ओरिएंटेशन होता है जो मैंने आपको बताया था, टेक्निकल है। इम्पर्सनैलिटी होती है, और फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है? वही सारी
सबको पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, तो क्लियरली स्पेसिफाइड है हर किसी को। एक हायरार्किकल प्रिंसिपल यूज करते हैं, हायरार्की समझ रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक, इसमें कुछ नया तो नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑफिस के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर भी यूज कर रहे हो तो आप अपना कंप्यूटर यूज नहीं करोगे, वहां पर जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही क्या करता है, रिलेट करता है, तो आप वहीं पे उसको छोड़ के निकल रहे हो, आप उस कंप्यूटर को वहीं पे छोड़ के क्या करते हो, निकल जाते हो। ऑफिशियल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जो ऑफिशियल्स हैं उनको उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस पे क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज अ करियर। तो ये बेटा तीसरी बार आ रही हैं चीजें, इस वजह से भी इसको फटाफट पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये देखो यही चीजें, इन्हीं चीजों को रिपीट लिखा हुआ 2-3 बार, इस वजह से ये देखो फिर से वही आ गया। तो 4 स्लाइडों पे एक ही बात है, वो बार बार लिखी हुई। एम क्या है, अब ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी, पर्सनालिटी मतलब वही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज है ना, रिसोर्सेज जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो आपके लिए रिलेटेड नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है, रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है मेरिट बेस्ड प्रमोशन, जो बंदा जितनी मेहनत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रमोशन दी जाती है। चेन ऑफ कमांड मतलब जब भी ब्यूरोक्रेसी आपके सामने आया, आप अपने दिमाग में यूपीएससी को लेके आओ, यूपीएससी या पीएम सीएम इनको लेके आओ, जो पॉलिटिक्स है, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। चेन ऑफ कमांड है, प्रॉपर्ली आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चल रही है, या सॉरी एक टाइम पे आपको एक ही बंदे से क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, आपको एक से ज्यादा बंदों से ऑर्डर नहीं मिलेगा। देन आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर, इम्पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, जो रूल्स बना दिए वो बना दिए, अब फिर उसको ऊपर वाले लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा, नीचे वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स बना दिए वो बना दिए, फिर उन रूल्स के साथ किसी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं किया जा सकता। यस, उन रूल्स के साथ किसी तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद द रूल्स। रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है राइटिंग में। और मैनेजर सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, जो मैनेजर होते हैं वो अलग हैं और जो ओनर होते हैं वो अलग हैं। अब ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, व्हाट आर द रीजन कि हम ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब वही है, पहला कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आप बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। दूसरा, इनफॉर्मल ग्रुप्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कोई इनफॉर्मल ग्रुप बनने का मतलब ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। इनफॉर्मल समझ रहे हो ना, ये चुगली ग्रुप बोल देते हैं जिसको। कौन सा ग्रुप, चुगली ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये चुगली ग्रुप है, ये चुगलियां करते हैं, ऐसा बनने ही नहीं देते ये गॉसिप वाले को। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारा काम होता है जो पेपर वर्क के थ्रू करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, पेपर वर्क है वो करना पड़ता है। दूसरा, देयर विल बी अननेसेसरी डिले डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले होता जाएगा, कभी कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में भी सुटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है, और कहीं पर इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं। प्राइवेट सेक्टर में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यू कांट अप्लाई इट इन और लाइक आप प्राइवेट सेक्टर में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे बहुत फोकस किया जाता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं एचआर के लिए भी क्या हो जाती है, कुछ ड्रॉबैक्स है वो इसमें आ जाते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए, बताइए। रेड टेपिज्म यही होता है ना बेटा कि जब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग एक तरीके से डिफिकल्ट हो जाती है, समझ रहे हो ना, डिसीजन मेकिंग। अब जैसे डिक्टेटर्स होते हैं, अब डिक्टेटर्स में जो बोल दिया बस वो बोल दिया, फिर वो दुनिया में कितने सारे डिक्टेटर्स हैं। अगर आप डिक्टेटर्स की लिस्ट बनाओगे तो 8-10 डिक्टेटर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो असल में डिक्टेटर थे या डिक्टेटर हैं। ओके, साइंटिफिक और क्लासिकल में क्या फोकस किया गया है, साइंटिफिक में तो आपके फंक्शंस पे फोकस किया गया था, और क्लासिकल में
मतलब जो क्लासिकल है उन्होंने इफेक्टिवनेस पे फोकस किया था। एक सेकंड, अच्छा, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उन्होंने सिस्टम पे फोकस किया, और जो क्लासिकल है या इसके बाद है जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है वो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैरी पार्कर फॉलेट, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। मैरी ये क्या है, ये स्त्री का नाम है, ये एक औरत का नाम है। किसका नाम है? ये एक औरत का नाम है। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने दो चीजें हैं जो दी हैं, और इसको मदर बोला जाता है, ठीक है। मदर में भी आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि अच्छा मदर भी होते हैं, अभी तक फादर ही सुनते थे। इसको मदर बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैरी पार्कर फॉलेट इज नोन एज मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको क्या बोला जाता है? माँ बोला जाता है। उसके कंट्रीब्यूशन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम किया। किस पे? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, और साथ में पावर शेयरिंग, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट और पावर शेयरिंग। ये उसके कुछ एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये उसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन थे, जिन एरियाज में उन्होंने क्या किया था, कुछ ना कुछ काम किया था, जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क किया था। जिस एरिया में उन्होंने क्या किया था, काम किया था, कुछ वर्क किया था, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो अब इसने कुछ अप्रोचेस दी थी। इसने बोला कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसके लिए DCI, हम 3 तरीके के अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं: डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज और इंटीग्रेशन। 3 तरीके, 3 चीजों आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने क्या, डोमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब एक पार्टी दूसरी को हरा रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पावर शेयरिंग का मतलब बेटा कि सेंट्रलाइजेशन ना होके डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर हर किसी के पास, ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंटर में ही रहे, ठीक है। दूसरे लोगों तक भी पावर है, वो पहुंचनी चाहिए। तो ये डोमिनेशन में तो एक पार्टी जीतेगी, दूसरी हार जाएगी। सो डोमिनेशन इज द विक्ट्री ऑफ वन पार्टी ओवर अदर्स। तो एक पार्टी की जीत हो रही है, दूसरी क्या हो रही है? हार रही है। एक पार्टी है वो जीत रही है, और दूसरी पार्टी क्या हो रही है? हार रही है। और ये सबसे आसान होता है, जिसके पास ज्यादा पावर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक आपने फोर्स कर दिया उस चीज को, और फिर आप उसको क्या करके जीत गए, आप उसको जीत। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग आपस में कुछ ना कुछ गिव अप करते हैं, जहां पर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ हारना पड़ता है, लॉस लॉस। वो बोलते हैं कुछ आपको भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ हमें। कॉम्प्रोमाइज में यही होता है। कॉम्प्रोमाइज में मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोनों को थोड़ा 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 क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोथ हैव टू सेक्रीफाइस, गिविंग अप समथिंग। यस, क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देन आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहां पर दोनों विन विन, मतलब लॉस नहीं होगा, जीते या ना जीते। अगर हुआ तो दोनों जीतेंगे, लेकिन हारेगा कोई नहीं। तो इंटीग्रेशन सबसे बेस्ट मेथड है अगर हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करें। तो ये मैच का कॉलम में बन जाते हैं कई बार सवाल। डोमिनेशन का सवाल पूछा जा सकता है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज का पूछा जा सकता है, और साथ में इंटीग्रेशन का पूछा जा सकता है। कि प्रॉफिट हो सकता है लेकिन लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है, न्यूट्रल भी रह सकते हो, लेकिन लॉस नहीं होगा, ठीक है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हाँ ये कुछ इस तरीके से डिसाइड करते हैं जहां पर कोई नुकसान नहीं हो रहा, समझ लो ना? दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास आती है बिहेवियरल थ्योरीज। अभी तक जो आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में या क्लासिकल एरिया में पढ़ा, तो वहां पर एक चीज पे फोकस किया गया था या एक चीज को इग्नोर किया गया था। वहां पर ना रैपल हाइपोथेसिस की बात की, आपको पेपर में पूछा गया था एक रैपल हाइपोथेसिस। रैपल हाइपोथेसिस क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर या क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर तीनों, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो, चाहे कोई सा भी हो, उसके अंदर रैपल हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन है। रैपल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि वो इंसानों को मशीन समझते थे। वो क्या करते थे? वो इंसानों को मशीन समझते थे, और उन्होंने ये सोचा था कि पूरी दुनिया, सारे जो लोग हैं सीखने वाले, एक ही जैसे हैं, तो जिसको जितना पैसा
जितनी ज्यादा मनी दे दोगे वो उतना ज्यादा वर्क करेगा। ये आप लोगों का रेपल हाइपोथेसिस था जिसपे वो तीनों लोग काम करते थे। पहले वाला जो अभी 3 अप्रोचेस पढ़ी है ना, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट और तीसरा मैक्सवेल या ब्यूरोक्रेसी। इन तीनों लोगों ने रेपल हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। रेपल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? इन्होंने बोला कि इंसान इंसान नहीं है, इंसान मशीन है। मतलब ये समझ लो कि इन्होंने इंसानों के जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कौन से एस्पेक्ट को? ह्यूमन एस्पेक्ट को पूरी तरह से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। दे जस्ट इग्नोर्ड। उन्होंने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो इस वजह से इंसानी एस्पेक्ट को इग्नोर करने की वजह से फिर बाद में जो रियलाइज हुआ वो ये हुआ कि अब हमें कुछ ऐसे अप्रोचेस की जरूरत है जो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करे। तो 2 अप्रोचेस का जन्म होता है। एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है जिसको एल्टन मायो ने दिया था, और दूसरा बिहेवियरल साइंस थ्योरी है जो एक कंबाइंड थ्योरी है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हो लोगों का बिहेवियर, इंडिविजुअल लेवल पे आप डिस्कशन करते हो, और यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप किसकी बात करते हो? आप ग्रुप की बात करते हो। मतलब जब लोगों को ग्रुप में स्टडी करोगे तो बिहेवियरल थ्योरी, साइंस थ्योरी की बात होगी, और इंडिविजुअली ग्रुप करोगे, डिस्कस करोगे तो उसको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का नाम दे दिया। So Elton Mayo is the father of human relation approach, focus on increasing organizational productivity while increasing the morale of workers। तो यहाँ पर क्या फोकस किया गया? इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या थे, क्यों किए गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आउटकम क्या निकला वो इम्पोर्टेंट है। ये जो थे ये क्या थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका आउटकम क्या निकला वो इम्पोर्टेंट है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप पे फोकस किया। इन्होंने बोला कि लोगों को ना इनफॉर्मली रहने का मौका दो, क्योंकि लोग जब इनफॉर्मल ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं ना तो वो ज्यादा सीखते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर वो एक इम्प्रूवमेंट आती है। तो इस वजह से बोला गया कि लोगों को इनफॉर्मल ग्रुप्स का पार्ट बनाना चाहिए। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये देखना है कि इसका आउटकम क्या निकला, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये जो एल्टन मायो ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, हमें इस चीज पे फोकस करना। वी नीड टू फोकस ऑन द थिंग कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला। तो पहली चीज जो निकली वो ये थी कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है ना भैया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो लोगों को इनफॉर्मली आपस में मिलने जुलने का, बातचीत करने का मौका दो, पहली बात। दूसरा, सोशल ग्रुप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। मतलब समझ लो ना कि इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो यार, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो, उनको आपस में बोलने चलने, बात करने, घूमने का मौका दो। ऐसा नहीं आप उनको सिर्फ मशीनों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यू कांट ट्रीट देम लाइक मशीन्स। देन वर्कर इज अ सोशल एनिमल। हम इंसान है, वो एक सोशल एनिमल है, तो हमें सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता, हमें सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। तो वर्क इज कंसीडर्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी। और ये भी बोला गया कि जो वर्क है ना, जो काम है, वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो हमें ग्रुप में रहते हुए काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? हमें ग्रुप में रहते हुए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई काम है उसको मैं अकेले खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। क्या बोले कि अच्छा ये वाला काम है, इसको तो मैं अकेले ही खत्म कर दूंगा। अकेले में किसी काम को खत्म नहीं कर सकता। मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा? मुझे टीम वर्क पे फोकस करना पड़ेगा। आई नीड टू वर्क ऑन टीम। और देन सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो आपके बिहेवियर में इन्फ्लुएंस करते हैं कि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, किस तरीके की हमारी साइकी रहती है, जब हम काम करते हैं वो हमारे काम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो घूम फिर के आप ये समझ लो कि इस अप्रोच के अंदर इस बात पे फोकस किया गया है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है या हमें कौन सी चीज़ को सामने रखना है। वी नीड टू वर्क ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स।
हमें किस पे फोकस करना है, हमें इनफॉर्मल ग्रुप्स पे फोकस करना है, हमें इंसानों की तरह लेके चलना है। तो ये हमारा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। जो बिहेवियरल थ्योरी है, अब क्योंकि ये ग्रुप की बात कर रहा है तो इन्होंने 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया कि जो हमारा ह्यूमन अप्रोच है ना, या इंसानी जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, उसके अंदर साइकोलॉजी की बात होती है। साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि आप इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी का मतलब है कि आप उनको ग्रुप के बिहेवियर में स्टडी, मतलब अगर आप इंडिविजुअली बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो वो साइकोलॉजी होगा। अगर हम किसी के इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, इस लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए कि कोई बंदा कैसे काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया। इसका पार्ट हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसका पार्ट हो गया बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। और अगर साइकोलॉजी, अगर उसी को एक ग्रुप लेवल पे स्टडी किया जाए, बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे स्टडी किया जाए तो वो सोशियोलॉजी हो जाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पहला अकेला क्या बोलता है, साइकोलॉजी, ग्रुप सोशियोलॉजी, और ग्रुप और अकेले दोनों को दोनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्लियर है? ये ऐसा किसी ने सेपरेटली नहीं दिया बेटा थ्योरी, बस इस थ्योरी का मीनिंग आप लोगों को समझना। इस थ्योरी का सिर्फ मीनिंग आप लोगों को याद रखना, बस सवाल इसमें से कम ही करते हैं। ये डिफरेंस है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। देखो, जब आपकी इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस किया जा रहा है, कहां पे फोकस किया जा रहा है, व्हेन दे आर फोकसिंग ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स। किस पे फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स। वो आपकी एक एक इंसान की जरूरत पे फोकस कर रहे हैं। और बिहेवियर में क्या फोकस करते हैं, हम ग्रुप पे फोकस करते हैं या एक ग्रुप के बिहेवियर पे फोकस करते हैं। आइदर वी फोकस ऑन द ग्रुप और वी फोकस ऑन द ग्रुप बिहेवियर, राइट। दूसरा, तो इधर हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे, मतलब इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो संबंध हो, तो आप इंटरपर्सनल बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो आपका इंटरपर्सनल होता है। और यहाँ पर आप ग्रुप रिलेशन की बात करते हो क्योंकि सिर्फ दो लोग नहीं है, यहाँ पर 10, 20, 25 लोग भी हो सकते। यहाँ पर आप सोशल मैन हो क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। और सेल्फ एक्चुलेटिंग मैन, सेल्फ एक्चुलेटिंग मैन समझ रहे हो ना, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में वो हर चीज अचीव करना है चाहता है, जिससे उसको एक मतलब उसको लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी का जो मेरा मकसद था, जो मेरा पर्पस था, वो पूरा कर लिया। मैंने अपनी जिंदगी का एक पर्पस था, एक मकसद था, उसे पूरा कर लिया, सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अब ह्यूमन रिलेशन में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता था, दो लोगों के झगड़े को एज अ नेगेटिव सेंस में कंसीडर किया जाता था। लेकिन अभी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को न्यू आइडियाज और इनोवेशन के लिए माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर कोई झगड़ा भी हो रहा है, अगर कोई लड़ाई भी हो रही है, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वो भी इनोवेशन को लीड करेगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ तो हमें पक्का समझने को, सीखने को मिल ही जाएगा। यस, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको समझना, नोट करो या ना करो, लेकिन बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। ये सोशल सिस्टम है, यहाँ पर सोसाइटी के साथ टेक्निकल सिस्टम भी आ गया। इधर मोटिवेशन मोरल पे फोकस किया जाता है, यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यहाँ पर जो स्कोप है वो थोड़ा सा छोटा है, स्कोप को बड़ा करने के लिए ही ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है वो चला। तो इंटरपर्सनल और ग्रुप तो एक ही हो गया नहीं, ग्रुप इंटरपर्सनल का मतलब है दो लोग भी हैं वो इंटरपर्सनल हो जाता है। लेकिन ग्रुप के लिए आपको 5-10 लोगों की जरूरत होती है, एटलीस्ट यू नीड 6, 7, 8, 10 पीपल। इस वजह से तो ग्रुप कम्युनिकेशन और जो ये दूसरा कम्युनिकेशन है उसमें ऑपोजिट है। सर थर्ड पॉइंट ऑपोजिट लिखा है, नहीं बेटा, ह्यूमन में सोशल एनिमल ही माना जाता है यहाँ पर सेल्फ सर्कुलेशन, क्योंकि ग्रुप में रहते हुए आप ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में वो कंपटीशन की वो एक टीम फीलिंग होती है, जिसमें आप और तरक्की करने के बारे में सोचते हैं, जिसमें आप और ज्यादा तरक्की करने के बारे में सोचते हैं। ये उसके बाद कुछ और कॉन्ट्रीब्यूटीज हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आता है सिस्टम अप्रोच। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पेपर में जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभी तक जो 4 अप्रोचेज आपने पढ़ी है वहां से पूछा जाता है। सिस्टम अप्रोच है वो 90-60 के आसपास है, और ये ना किसी एक बंदे को डेडिकेटेड नहीं है। सिस्टम अप्रोच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है वो डेवलप हुई है, और इसमें ठीक है लॉर्डिंग, वैन वेंटरफ्लाई, लॉरेंस हैंडरसन, जी.एस. स्कॉट, डैनियल कैट्स, रॉबर्ट कैन, बकली और थॉमसन, काफी सारे लोगों ने इसका क्या किया है, नाम है वो दिया है या इस
अप्रोच पे काम किया है, तो इसका सवाल इसके लोगों के नाम से नहीं आएगा, इसके सिस्टम से आएगा। सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? देखो जहां पर भी वर्ड सिस्टम आ गया ना, आप लोगों ने आईपीओ लिख देना है, दैट इज द सिस्टम। मतलब एक इनपुट है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग की जाती है और उसको एक आउटपुट की तरह कंसीडर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, उसको प्रोसेस करते हो और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और उसको आप मार्केट में भेज देते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक मेन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है? एक मेन सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के अंदर काफी सारी चीजें आपस में क्या की हुई हैं? लिंक की हुई हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और वो आपस में आगे कनेक्ट हो रही हैं। यस और नो? एक सिस्टम होता है, मेन सिस्टम होता है, फिर उसके आगे छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, सब सिस्टम। तो ये सारी चीजें मिलके एक होल सिस्टम का स्कोप की बात करते हैं कि अभी ये सिस्टम है वो पूरे का पूरा हमारा डेवलप हो चुका है। ये हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो हमारा डेवलप हो चुका है। देखा होगा आपने, जैसे अभी इसकी बात करें पार्लियामेंट का, या जो आप अगर आप कैबिनेट की बात करो तो पहले कैसे एक मेन कैबिनेट होती है, फिर उसके आगे पार्ट्स होते हैं, फिर अलग अलग बनाया जाता है। एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अलग है, टूरिज्म वाला अलग है, फिर उसके आगे अलग अलग पार्ट्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम के अंदर हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सिस्टम नीड टू बी थॉरोली अंडरस्टैंड। तो सिस्टम के हर पार्ट को अंडरस्टैंड करना क्या है? जरूरी है। दूसरा, हर सिस्टम की स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या होती है? बाउंड्रीज होती हैं। डेवलप टू अचीव स्पेसिफिक गोल, और जो भी सिस्टम बनाया जाता है वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। जो भी सिस्टम हम बनाते हैं वो किस पर्पस के लिए बनाते हैं? वो हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। We do it to achieve the goals। और देन आता है नो सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अकेला सिस्टम नहीं होता, सिस्टम हमेशा एक ग्रुप में होता है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी से मिलके बनता है। आइसोलेशन में काम नहीं करता है। अब ये होता है सिस्टम। कुछ इनपुट है, जैसे इंसान इनपुट, मटेरियल इनपुट, इक्विपमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये क्या है? ऑल दीज आर टर्म्स रिलेटेड विद द इनपुट्स। यहाँ से आप अपने सिस्टम को क्या देते हो? इनपुट देते हो। फिर इन इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। प्रोसेसिंग किससे होगी? जो आपके क्या बोलते हैं इसको, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोल दोगे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, लीड करोगे, कंट्रोल करोगे। टेक्नोलॉजी की बात की जाती है और फैसिलिटीज की बात की जाती है ना? तो इस वजह से फिर आउटपुट में क्या आएगा? फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पूरा क्या है? इट इज कंप्लीट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का क्या है बेटा? पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। देखो, सिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के सिस्टम आपको जरूरी है समझने, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं है, इनपुट भी अंदर ही रहता है और आउटपुट भी अंदर ही रहता है। इनपुट भी अंदर ही रहता है और आउटपुट भी अंदर ही रहता है, इंटरनल ही रहता है, तो उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जिसकी बाहर जरूरत ही नहीं है, आप उसको बाहर लेके ही नहीं जाते, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रखते हो। मतलब जिसमें कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट या फिर इंटरफेरेंस की क्या है, जरूरत ही नहीं है। कोई ना तो बाहर से कोई इंटरफेरेंस की जरूरत है, ना ही और भी किसी चीज की जरूरत नहीं। कोई फीडबैक है या कोई इंटरवेंशन है या कुछ भी जरूरत नहीं। ओपन सिस्टम का मतलब है जहां पर आप इनपुट भी बाहर से ले रहे हो और आउटपुट भी बाहर ही जा रहे हो। जब आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो,
एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद है जनरल सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन सिस्टम होता है, जो सबको नजर आता है। और स्पेसिफिक होता है अगर सिस्टम के अंदर कोई सब सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना सिस्टम होगा या और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अपना सिस्टम। तो ये हमारे 4 तरीके के क्या हो जाएंगे, सिस्टम होंगे। उसके बाद था कॉन्टिजेंसी अप्रोच। अभी इसको नाम याद रखिए, LJW लॉर्ड्स और PR लॉर्ड्स ने 1970 के आसपास इसको डेवलप किया। अब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ तक इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, तो कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है नो वन वे, बिल्कुल साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑपोजिट है। तो इसको इफ देन अप्रोच भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि भैया कोई भी सिचुएशनल अप्रोच बोल सकते हो, यू कॉल इट सिचुएशनल अप्रोच। इसको क्या नाम दे देते हैं हम, सिचुएशनल अप्रोच बोल देते हैं। व्हाट वी कॉल इट सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपने बिहेवियर को, आपको अपनी सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है जो चीज आपके लिए यूजफुल है वो दूसरों के लिए यूजफुल ना हो, जो चीज मेरे लिए यूजफुल है वो आपके लिए यूजफुल ना हो, समझ लो ना। हर चीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से क्या करती है, काम करती है। तो इस वजह से इन्होंने बोला कोई एक तरीका नहीं है। तो मेरे लिए अगर सिस्टम के अंदर ये वाला मेथड अप्लाई करना जरूरी है, तो आपके लिए हो सकता है ये वाला जरूरी हो। तो देयर इज नो बेस्ट वे। तो जो मैनेजमेंट को सही लगता है, मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, एक्ट करेगी। जो मैनेजमेंट को सही लगता है, मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो जैसी सिचुएशन है वैसा अप्रोच, जैसी सिचुएशन है वैसी अप्रोच। इफ एंड देन अप्रोच बोलते हैं। गिवन बाय यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, JW लॉर्ड्स और PR लॉर्ड्स, गंदे गंदे से नाम। तो कॉन्टिजेंसी अप्रोच के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्टिजेंसी अप्रोच। कॉन्टिजेंसी अप्रोच के फीचर्स क्या है, देयर इज नो बेस्ट है, ठीक है, ये बीट नहीं है, नो बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, कोई भी काम करने को एक तरीका नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट एक्चुअली सिचुएशनल है, हर एक्शन सिचुएशनल है और वो किसी भी सब सिस्टम का पार्ट हो सकता है, सिस्टम सब सिस्टम का पार्ट हो सकता है। मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द चेंज इन आउटसाइड वर्ल्ड। तो बाहर की दुनिया जैसे जैसे चेंज हो रही है, हाँ इसका नाम याद करना जरूरी है। जैसे जैसे बाहर की दुनिया चेंज हो रही है, आप वैसे वैसे क्या कर सकते हो, अपने तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। हर चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ह्यूमन रिलेशन इज नेसेसरी टू मैनेज द अकोमोडेशन एंड स्टेबलाइजेशन। और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ध्यान से समझ लो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। किसको, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, काम करता है। इट एक्चुअली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है। तो ये एडवांटेज क्या है, डायग्नोस्टिक स्किल्स। एडवांटेज यही है कि इसके लिए आप कोई एक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसी सिचुएशन आ जाती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेथड को चेंज कर लेते हो, ठीक है। जैसी सिचुएशन आ गई वैसा मेथड यूज कर लेते हो। अच्छी सिचुएशन है तो अच्छा मेथड, खराब सिचुएशन है तो खराब मेथड, सिंपल। अच्छी सिचुएशन है तो अच्छा मेथड यूज कर लेते हो, खराब सिचुएशन है तो खराब मेथड को इस्तेमाल करो, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। क्लियर बन गया। अब इसके बाद ये चार्ट है, ठीक है, ये होमवर्क में पढ़ लीजिए। सबका कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, ये वाला चार्ट, क्लासिकल न्यू क्लासिकल में क्या फर्क था। और इसमें एक और भी शायद लास्ट पेज पे चार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये देखो, पूरी क्लास को रिवाइज इसके थ्रू आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा चार्ट है, इसको होमवर्क में ले लो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा चार्ट है। तो इसमें क्लासिकल, बिहेवियरल सिस्टम और कॉन्टिजेंसी सबको एक बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप बाद में एक बार जरूर से पढ़ें। अब उसके बाद हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल अप्रोचेज आती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन में मीनिंग समझ लीजिए।
अब इनके अंदर क्या कर दिया कि जो भी मैनेजरियल डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो किसके बेसिस पे लिए जाएंगे, वो नंबर्स के बेसिस पे लिए जाएंगे। वो किसके बेसिस पे लिए जाएंगे, वो डेटा के बेसिस पे लिए जाएंगे। समझ रहे हो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम अलग अलग डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल करेंगे, हम अलग अलग डिसिप्लिन से डेटा निकालेंगे और फिर उन नंबर्स को क्वांटिटेटिव तरीके से यूज करेंगे। जैसे आप नॉर्मली OR पढ़ के आते पढ़ते हो, आप OR ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ते हो, उसके अंदर जो अलग अलग मेथड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है और पर्ट एंड CPM होता है, वो सब इनका पार्ट बन गया। ये हमारी लेटेस्ट, ये समझ लीजिए, ऑल दीज आर अवर मॉडर्न टेक्निक्स। ये हमारे सब क्या है, ऑल दीज आर मॉडर्न मेथड। ये सब कौन से मेथड है, ये हमारे सब के सब मॉडर्न मेथड है। इन मॉडर्न मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि आज के टाइम पर भाई जितना हमारे पास डेटा होगा, जितना हमारे पास नंबर होगा, उतना हम आगे ग्रो कर पाएंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उतना हम आगे ग्रो कर पाएंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल अप्रोच की क्या करता है, काम करता है। तो इसके अंदर एक आता है मैनेजमेंट साइंस, एक ऑपरेशंस मैनेजमेंट आ जाता है, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। मैनेजमेंट साइंस का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों का ये आता है ना क्रिटिकल पाथ मेथड, जो OR आता है मैनेजमेंट साइंस में, किसको आप डिस्कस कर लो, जो हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल, मैनेजमेंट साइंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ गो थ्रू हो जाइए एक बार। तो पर्ट CPM वगैरह है, ये जो सब चीजें यूज की जाती हैं वो मैनेजमेंट साइंस के अंदर यूज की जाती हैं। कैपिटल बजटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ये आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अगर आपको याद हो। तो ये ऑपरेशंस पे फोकस करता है। तो प्रोडक्शन के टाइम पे ऑपरेशंस होता है, लाइक इन्वेंट्री है, वर्क शेड्यूलिंग कैसे होगी, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होगी, तो ये वो सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, किसका, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट साइंस है उसकी ही एक अप्लाइड पार्ट। देन हमारे पास लास्ट में आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये किस पे फोकस करता है, पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप इसमें लेते हो और फिर उस इंफॉर्मेशन को बेस बना के एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। क्या करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के आपको रिजल्ट निकालने मिलते हैं। यू विल गेट इट डिसीजन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है पूरे का पूरा। ये वाला चार्ट पढ़ लो, पूरे का पूरा सारे का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इतने चार्ट से आपका सवाल बन जाएगा। तो अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद इस वाले चार्ट को एक बार रिवाइज कर लेना, पूरे का पूरा टॉपिक का वो एकदम से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको फिर सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड नॉट टू लाइक थिंक अबाउट एनीथिंग। बस इसमें सारे का सारा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, टोटली रिकॉल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो टोटली रिकॉल हो जाएगा। एक मिनट का ब्रेक ले लो, चुटकू सा। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, लप्पू सा ब्रेक ले, लप्पू सा ब्रेक। और यिंगुर सा टॉपिक। देखो बेटा, टाइम कोई भी हो, हॉथॉर्न एक थ्योरी का एक्सपेरिमेंट है, वो जो ह्यूमन अप्रोच है ना, उसी को हॉथॉर्न, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम। देखो, जो भी टाइम होगा क्लास का, किसी ना किसी को तो बेटा दिक्कत आएगी। अगर मैं सुबह 5 बजे रख दूंगा तब भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी। अगर मैं सुबह 10 बजे रख दूंगा तब भी दिक्कत आएगी। शाम को 7 बजे रखी है तब भी दिक्कत है। दोपहर में 1 बजे रखी थी तो तब भी दिक्कत। तो अब क्या कर सकते हैं, मैंने शाम का टाइम इस वजह से रखा क्योंकि जो जॉब वगैरह वाले बच्चे हैं, मुझे लगा कि कम से कम एक क्लास तो वो लाइव अटेंड कर लें। है ना,
अरे बेटा हिंदी की पीडीएफ यार आज इस वाले टॉपिक की मिल जाएगी, अभी खत्म हुआ ना पहला टॉपिक, आज पहला टॉपिक आज खत्म हुआ, तो आज आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। अभी पढ़ लो यार, क्यों इतना लोड ले रहे हो, तो पहले ये समझ। स्पैन ऑफ कंट्रोल, बातें बंद, अभी ये टॉपिक समझ। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आज से 3 साल पहले मेरी सबसे पहली क्लास सुबह 6 बजे ही होती थी, पेपर 1 की जो क्लास होती थी ना मेरी, वो सुबह 6 बजे होती थी। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे एक बंदा कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ये उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। कि एक बंदे के अंडर काम करने वाले कितने लोग, एक बंदे के अंडर काम करने वाले कितने लोग, स्पैन ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर आपके अंदर काम करने वाले लोग कम हैं तो उसको हम नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कर बोल देते हैं, और अगर आपके अंडर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतने बहुत सारे लोग हैं, तो उसको वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बोल देते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने सारे लोग हैं काम करने वाले। ये वाला आपका टॉल स्ट्रक्चर बन जाता है, लिख लो ये भी, जहां पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, टॉल मतलब एकदम से ऐसे खड़ा ठीक पर, और वाइड क्या होता है, ये आप लोगों का फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आप लोगों का फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है, इट बिकम्स योर फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको समझते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोल देते हैं। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट में ये टर्म यूज किया जाता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट और डायरेक्ट रिपोर्टर ऑफ अ सुपरवाइजर इज रिस्पांसिबल, कि एक बंदे के अंदर कितने सारे लोग हैं, या एक सुपीरियर बंदा है कितने सारे लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हाउ मच और हाउ मेनी पीपल ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल, कितने सारे लोगों को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको स्पैन ऑफ सुपरवाइजर भी बोल दिया जाता है, और इसको स्पैन ऑफ अटेंशन भी बोल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ सुपरवाइजर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। मतलब अटेंशन समझ रहे हो ना, कि आप एक टाइम पे कितने लोगों को अटेंशन दे सकते हो, आप एक टाइम पे कितने सारे लोगों को अटेंशन दे सकते हो, ये उसके बारे में क्या करता है, बात करता है। सुपरवाइजर अटेंशन, स्पैन ऑफ सुपरवाइजर, स्पैन ऑफ तो अभी जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर टॉप लेवल पे है तो वहां पर एक बंदा 6 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और जो लोअर लेवल है उस टाइम पे एक बंदा 20 लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो है, दिस रेशियो इज स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो समझ रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग एट द टॉप लेवल, तो आप 6 से ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके अंडर 6 ही लोग काम कर सकते हैं। और अगर आप लोअर लेवल पे हो तो उस टाइम पे तो सिर्फ 20-30, मतलब मिनिमम 20 स्टैंडर्डाइज एक नंबर देती है। लेकिन ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल फिगर है, अगर रियलिटी में देखा जाए तो चीजें अलग तरीके से काम करती हैं, ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी करता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, राइट। सो जैसे भी एक डायरेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है,
जैसे भी ये एक डायरेक्टर के अंदर 3 मैनेजर काम कर रहे हैं, एक डायरेक्टर के अंदर कितने मैनेजर काम कर रहे हैं? 3 मैनेजर काम कर रहे हैं, 1 2 और 3। तो 3 मैनेजर काम करने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कितना हो गया? 3 हो गया। आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये स्टार्टिंग में एक ब्रिटिश आर्मी का जनरल था जिसका नाम सर इयान स्टैंडिश मॉनिटर PhD, इतना बड़ा नाम क्या करूं, 6 शब्दों का। तो उसने एक 1921 में किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था द सोल एंड बॉडी ऑफ आर्मी, आर्मी का शरीर और आत्मा। तो उसने भी पहली बार कंसेप्ट दिया था जिसके अंदर उसने इस चीज को डिफाइन किया था कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये भी एक चीज है। हाँ इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये भी एक चीज है। तो आपको इस पे भी क्या करने की जरूरत है? यू नीड टू फोकस ऑन इट। हमें इस पे क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू फोकस ऑन इट। फिर इसके बाद ग्रेशियसनेस, उर्विक, इन लोगों ने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। तो समझ लो ना, मॉडिफाई कर दिया, टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर दिया ये वाला। तो ये एक इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब ये 2 तरीके का हो सकता है। देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल शो द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर। तो एक तो वाइड हो सकता है जब एक बंदे के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। एक बंदे के अंदर बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और जब एक बंदे के अंदर काम करने वाले लोग कम होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये फ्लैट बन जाता है, और ये क्या बन जाता है? टॉल स्ट्रक्चर बन जाता है, लंबा टॉल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? टॉल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा? ससुराल में आए हो? बोले हाँ जी सर। ठीक है, ससुराल में आए हो, सामने सास है क्या? सास खतरनाक नाम है, सुनते ही दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लग जाती है ना, सास। असल में मूवीज ने और सीरियल्स ने इस नाम को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि सास का नाम सुनते ही सांस रुक जाती है। ये भी था, एक नाटक आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो डायरेक्ट सास कहां से लेंगे? कहां से लेके आए? तो सिस्टम है डायरेक्टली सास को लेके आने का। पहले वो बहू बनेगी तभी तो आगे सास बनेगी। 5 साल की बच्ची को पूछ रहा, बेटा बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं सास बनूंगी। बहू नहीं बनना मेरे को, मैं सीधी सास बनूंगी। सो वाइड का मतलब हुआ जब बेटा एक बंदे के अंदर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो ये ऐसे बिखर जाता है। ये जो बिखराव है, ये जो बिखरा हुआ है, ये आप लोगों का वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये जो सिंकुड़ा हुआ है ये आप लोगों का नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये तो सिंकुड़ा हुआ है। अब अगर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर वाइड ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो उसके क्या क्या फायदे? वाइड समझ रहे हो ना, मतलब काफी सारे लोगों को मौका मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रताड़ित लगते हैं, तो इस वजह से सब लोग ऐसी बातें करने लगे, चलो छोड़ दो, अब इसके बाद ये मुद्दे की बात ही नहीं करनी। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब पावर क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब एक बंदे के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो जो लेयर्स होती हैं वो कम बनेगी,
तो जितने हायरार्किकल लेवल्स कम बनेंगे उतना कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो सेंट्रलाइजेशन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नीचे वाले लोगों के साथ क्योंकि डायरेक्ट बात कर सकते हो तो फिर वो उनकी भी डेवलपमेंट हो जाती है, कोऑर्डिनेशन आराम से हो जाता है, कंप्यूटेशन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। दूसरा, एम्प्लॉय डू ऑल द टास्क और मैनेजर फील मोटिवेटेड, क्योंकि वो सीधा मतलब मैनेजर और एम्प्लॉयर के बीच में सीधा कनेक्शन होता है, तो ये फायदे। तो उसका मतलब होता है फायदा, मतलब एडवांटेज। एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज। एक लड़की की शादी हुई, 1 महीने के बाद अपने ससुर को कॉल कर दिया उसने, बोला ससुर जी भारी दिक्कत हो गई है। बोला क्या हुआ? बोला आपकी लड़की ने 1 महीने में मेरा जीना हराम कर दिया। ससुर बोला बेटा तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। बोला ससुर जी आप कैसे मेरा दर्द समझ सकते हो? बोला बेटा जो लड़की तेरे पास 1 महीने से है ना, उसकी माँ को मैं पिछले 30 सालों से झेल रहा हूँ। तो सोच उसकी भी माँ जो होगी वो कितनी खतरनाक होगी। लेकिन इसके कुछ कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। पहला, क्योंकि डायरेक्ट मैनेजर के अंडर आ जाते हो तो प्रेशर आ जाता है, डर जाते हो कि करेंगे या ना करेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बिकम हर्डर, कई बार जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक हर्डर समझ रहे हो ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये यार, अभी तो ब्यूरोक्रेसी पूरा टॉपिक पढ़ाया, समझ सुनते नहीं हो क्या आप? ब्यूरोक्रेसी यही जो हार्ड फास्ट रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन ये फॉर्मल बनाए जाते हैं। चांसेस ऑफ चाउस इन लार्ज स्कीम, मोर व्यू पॉइंट इन द लार्ज स्कीम। और अगर बहुत सारे लोग हैं तो हर किसी का अलग अलग पॉइंट व्यू होगा और क्या क्या पै बहुत हो जाती है, देखा? अगर एक ग्रुप में 4 लोग हैं तो फिर 4 लोग हैं, वो 4 के हिसाब से बोलेंगे, अगर 40 हो तो फिर मछली मार्केट बन जाती है। तो इस वजह से ओवरसीइंग कुछ इश्यूज क्या हो जाते हैं, वो इग्नोर ही हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। अगर आप नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हो तो नैरो में क्या होता है, लेवल्स काफी सारे बन जाते हैं, लेवल्स काफी बन जाते हैं। तो यहाँ पर फायदा ये है कि आप पर्सनली अपने अपने लेवल के लोगों के साथ बात करते हो, जो टीम होती है काफी ऑर्गेनाइज हो जाती है, और क्योंकné आपको कम काम करना पड़ रहा है, सिर्फ आप अपना काम करो तो स्पेशलाइजेशन है। लेकिन नुकसान क्या हो जाता है, मोर ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जितने लेवल बनते जाएंगे उतना कम्युनिकेशन भी डिफिकल्ट होता जाएगा और उतने रूल्स भी हार्ड होते जाएंगे। और सबसे पहला कि भाई ये जितने लेवल बनते जाएंगे उतने ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा या नहीं? जितने ज्यादा लेवल बनेंगे उतने ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। और जितने ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा उतने ज्यादा लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा, मनी प्रॉब्लम। उतने ज्यादा लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये इसका क्या है, इसका ये नुकसान। अब उसके बाद ये ना ग्रेशियस का फॉर्मूला, ये आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा। ग्रेशियस ने एक फॉर्मूला दिया जिसके अंदर 3 से 4 उसने फॉर्मूले दिए हैं, और वो फॉर्मूले क्या है वो समझ लीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब उसने बोला कि अगर 2 लोग हैं तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 10वीं में होता था, किसके क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ में होता था ना, सुना सा लग रहा होगा बिल्कुल। तो ये वही चीज है, इसने भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सहारा लेके कुछ नए नए मेथड्स निकाल दिए। बेला बैठा हुआ था जैसे न्यूटन था, एडिसन, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट एडिसन के नाम पे। सुबह उठता था, काम धंधा भी होता नहीं, चलो आज कुछ बनाता हूँ, नई चीज बना दी, पेटेंट करवा दिया। 3600 पेटेंट उसके नाम, 3600। कैन यू इमेजिन? 3600 चीजें बनाई उसने
सुबह उठता था, अच्छा आज क्या बनाते हैं, चल आज बल्लभ बनाते हैं, बल्लभ बना दिया, खत्म। अच्छा चलो 3-4 दिन हो गया, अब रिलैक्स है, बल्लभ की रोशनी में बैठा हुआ, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो कुछ और बनाता हूँ, तो चलो ट्रांजिटर्स बनाते हैं, चलो ट्रांजिटर्स। समझ रहे हो ना, ये उस टाइम का, समझ रहे हो ना, उस टाइम का कंटेंट क्रिएटर था, समझ रहे हो ना, ये उस टाइम का ब्लॉगर था। ये जो आजकल ब्लॉगर होते हैं ना, हर चीज का कंटेंट हर चीज से ढूंढ लेते हैं यार, मेरे को तो कभी समझ नहीं आता। ये जो कपल ब्लॉगर हैं, इनको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है अपनी वीडियोस, पैसा कमाने के लिए अपनी पत्नियों को क्या क्या हरकतें करवाते हैं ना कि व्यूज आएंगे, खुद तो पीछे रहते हैं, थंबनेल पे खुद की फोटो भी नहीं लगी हुई होती, कभी पत्नियों को, कभी यहाँ पे, आज इसके सर में दर्द है, आज ये बीमार हो गया, तो भाई उसको दवा दिला, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे मत डाल। आज हमारी बेटी को उल्टी होगी, तो भाई उसको दवा दिला, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने का कोई मतलब नहीं है ना। बड़ा इसने लोगों का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा खराब कर रहा है। चलो अब इसके अंदर ना बेटा, ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, अब ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। देखो, अगर डायरेक्ट रिलेशन हो, अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो फिर तो एन की बात होती है, मतलब समझ रहे हो ना, अगर 2 सबऑर्डिनेट है तो रिलेशनशिप भी 2 होंगे, 3 सबऑर्डिनेट है तो रिलेशनशिप भी 3 है। बेटा ऐसे तो ड्रग्स वालों का भी अपना बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो वो भी तो जरूरी है ना। कल को आप सुपारी लेना शुरू कर दोगे, 4 लोगों को मार दोगे, बोलोगे सर ये तो मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस में भी तो कुछ एथिक्स होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि सारे यूट्यूबर ऐसी गंदगी से पैसा कमाते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने भी देखा ही, आप कौन सा इस चीज से वाकिफ नहीं हो, आपने भी तो देखा ही है क्या क्या करते हैं लोग व्यूज के लिए, मतलब लोग इतने गिर चुके हैं ना, डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं, इस वजह से डिस्कशन ही नहीं कर रहे। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि 2 सेम हो गया, मतलब n, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप n हो गया, क्रॉस में n-1 हो जाएगा, मतलब नंबर -1, तो 2 हो गया, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 2 तो बिल्कुल सिंपल है। देन आता है ग्रुप। अब ग्रुप में क्या करना है, ग्रुप में क्या करेंगे, इस n को बाहर ही रखेंगे, 2 की पावर n डिवाइडर 2 - 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इधर में इसका ना एक और चार्ट है, मैं दिखाता हूँ। ये वाली फोटो देखो, इससे आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मल्टीप्लाई करके आते हैं बेटा, यस, इस वाली फोटो को देखो, ये देखो, डायरेक्ट रिलेशन है तो उसमें n आ जाएगा, क्रॉस रिलेशन में n-2 आ जाएगा। ग्रुप में देखो n को बाहर रखना है, टोटल में भी n को बाहर रखना है, इस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला है 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n-1 हो जाएगा, है ना। तो ये अब इसको अगर आप वैल्यूज, ये n की जगह पर आपने 2 नंबर डाल दो, इस फार्मूले में जहां जहां n है वहां पर 2 लिखो, आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इस फार्मूले में जहां जहां n है वहां पर 3 डाल दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सॉल्व कर, ठीक है।
ये गुणा करके आ रहा है, ये क्या हो रहा है, गुणा करके आ रहा है। तो इससे एक बार सवाल पूछा गया है, यहाँ से एक बार पेपर में सवाल पूछा गया है, तो इस वजह से ये चारों चीजें क्या है, रेक्टिफिकेशन वाली हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे, इसको समझ लोगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इट विल बी इजी फॉर यू। तो ये चार चीजें हैं। डायरेक्ट और क्रॉस में तो कुछ करना ही नहीं है, बस ग्रुप है और टोटल है, ग्रुप और टोटल है, उसको बस आप लोगों ने याद रखना। ग्रुप में कैसे आएगा, टोटल कैसे आएगा, उसको सॉल्व करना। सारे नहीं सॉल्व करने आएंगे, कई बार मैथ्स का कॉलम में आ जाता है। देखो अगर फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला लिख लेना, अगर सॉल्व करना पूछा वो सॉल्व कर देना, जहां जहां n है वहां नंबर लिख, जहां जहां पर n लिखा हुआ है वहां वहां पर 2 लिख दो, 3 लिख लो, जितना उसने पूछा हुआ उतनी वैल्यू लिख दो, बस बात कर दो, उतनी वैल्यू क्या कर दो, लिख दो कि बस इतना ही है। तो मैथ्स का कॉलम में ये सवाल आपका आ सकता है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जब एक बंदे के अंडर काम करने वाले लोग कम होते हैं और लेवल्स ज्यादा बन जाते हैं। फिर लेवल्स क्या बन जाते हैं, आपके ज्यादा बन जाते हैं। और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, एक बंदे के अंडर काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ऐसे फैल जाता है, इस तरह क्या हो जाता है, एक तरह से फैल जाता है। टॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर वो हमारा खत्म। ये वही चीज हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसको आप शुरुआत में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मतलब आप दिमाग में इस टॉपिक को ना सिर्फ दिमाग में रखो। फ्लैट का मतलब क्या हुआ, ऐसे फैला हुआ, तो ज्यादा पावर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। और टॉल का मतलब है कि लेवल्स ज्यादा बन गए हैं और बहुत सारे लेवल्स होने की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। समझ रहे हो, कहाँ तो आपने सीधा मैनेजर को अपनी बात बोल देनी है, कहाँ पर आपको 4 लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, पहले उस मैनेजर से निकलना पड़ेगा, फिर उससे निकलना पड़ेगा, फिर उससे निकलना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने नेक्स्ट लेवल पे क्या करोगे, अपने मैनेजर के पास पहुंचोगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, यस बिल्कुल होगी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि क्या ये वाकई ही फायदे की चीज है या नहीं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और जितना भी है सारा लगा देना इस वजह से। अब ये वही अगर फ्लैट में लिखा हुआ तो वाइड का मतलब, अभी ये स्टार्टिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो मैं इसको अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप बोलोगे कि सर किसमें फायदा और किसमें नुकसान है, देखो डिपेंड करता है बेटा, इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर सिस्टम की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर सिस्टम की जरूरत है, तो उसके लिए फिर टॉल स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। और अगर हमें लगता है कि नहीं रूटीन वर्क है तो आप वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज कर सकते हो। तो अगर स्पेशलाइज्ड काम है, देखो अगर स्पेशलाइज्ड काम है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो फिर क्या यूज करेंगे, देन वो यूज टॉल ऑर्गेनाइजेशन। तब हम किसको यूज करेंगे, तो हम टाल को यूज करेंगे, किसको, टाल ऑर्गेनाइजेशन को यूज करेंगे। अगर हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स है चीजें, क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर चीजें सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो रूटीन काम ही है, डेली करने वाले लोग हैं, जिसको मर्जी दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, किसको क्या ही फर्क पड़ता है, जितना मर्जी घुमाते रहो, इस वजह से। तो ये इसके क्या है, कुछ फीचर। अब अगर हम इसके डिफरेंस को देखें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। टॉल और फ्लैट का मतलब ही है, टॉल का मतलब क्या हुआ, नैरो स्पैनर, नैरो था, नैरो, और फ्लैट का मतलब क्या था, वाइड। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसके बहुत सारे लेवल होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे लेवल हैं होते हैं। सो मतलब बहुत सारे लेवल नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत
बहुत सारे लोग हैं वो एक बंदे के अंडर क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। ये हमारा बैटमैन होता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है। क्या कर लेता है? अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे देखो टॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर मैनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, जहां पर हायरार्की के बहुत सारे लेवल बन गए। और यहाँ पर हायरार्की के लेवल कम होते हैं क्योंकि एक बंदे के अंडर काम करने वाले लोग बहुत होते हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज सीन इन टॉल स्ट्रक्चर, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर नैरो को देखा जाएगा और यहाँ पर क्या देखा जाएगा? फ्लैट देखा जाएगा। तो स्ट्रक्चर मोर टाइम इज टेकन टू मेक डिसीजन। देखो जितने लेवल्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 लेवल है तो भैया 10 लेवल पे क्रॉस करना पड़ेगा, तो कितना टाइम जाएगा? कितना टाइम जाएगा? लेकिन अगर वही लेवल 3 ही है तो इसके कंपैरिजन तो फटाफट हो जाएगा। यस 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 यस, हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, सी यू नेवर। दूसरा कॉस्ट है, कितनी हो जाएगी? कितने सारे लेवल है तो हर लेवल पे लोग हैं तो कितनी कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी। और ये कम होता है, बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, रूटीन काम करने वाला, इसको भी 10,000 10,000 10,000 10,000, खत्म, बाय। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर हाई होती है क्योंकि लेवल ज्यादा है। हर एक नीचे वाला सोचता अच्छा है, मैं अगर ये थोड़ा सा काम करूंगा तो इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। उसके ऊपर वाला सोचता अच्छा अगर मैं थोड़ा सा काम करूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये सोचता है अच्छा मैं थोड़ा सा काम करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो हर कोई सोच रहा है कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम कैसे ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो प्रमोशन है वो बहुत मैटर करती है। और अब इधर उतनी अपॉर्चुनिटी होती नहीं, लिमिटेड होती है, क्या ही कर लेंगे। दूसरा ऊपर मेरे बैठा हुआ है, इतने सारे बैठे हुए तो कितने के साथ कंपटीशन भी करना पड़ेगा नहीं? कितने सारे लोग हैं तो सबके साथ क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा या नहीं? करोगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे। हम तो कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन तो जरूरी है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। तो इस वजह से फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल। देखो अगर मैनेजर्स की एबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर मैनेजर्स स्पेशलाइज्ड काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात आप कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर आपको लगता है कि मैनेजर स्पैन में भी वाइड, मैनेजर पोसेस देयर स्किल्स इन ग्रेटर डिग्री एज कंपेयर्ड टू अदर्स, स्पैन में भी वाइड है, मतलब सबको ले सकते हो। अगर वो बंदा ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजर की जितनी एबिलिटी है, अगर मेरे अंदर बहुत एबिलिटी है कि मैं एक टाइम पे भाई 20 लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। इस वजह से टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन, आपके पास सुपरविजन के लिए कितना टाइम? द स्पैन शुड बी नैरो एट द हाई लेवल बिकॉज़ टॉप मैनेजर हैज लेस टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। अगर मैनेजर के पास बहुत कम टाइम है तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बहुत टाइम है सबके पास जा जाके उनसे बात करने का, तो फिर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बन जाएगा। नेचर ऑफ वर्क, अगर स्पेशलाइज्ड काम है, स्पेशल काम है, तो उस केस में लेवल्स बढ़ जाते हैं, अथॉरिटी और डेलीगेशन होता है। लेकिन अगर रेपुटेशन वाला है तो उसको इजीली डेलीगेट किया जा सकता है। आप वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कैसे यूज कर सकते हो? यू कैन यूज इट अंडर द वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। कैसे कर सकते हो? वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। आ गया समझ? बोलो, समझ आ गया? ऐसे तो समझदार होता हूँ। दूसरा कैपेसिटी ऑफ सुबॉर्डिनेट। अगर सुबॉर्डिनेट स्किल्ड है तो उनको लेस सुपरविजन की जरूरत होगी। सुपीरियर में गो फॉर वाइडर स्पैन। अगर उनको लगता है कि अच्छा नीचे वाले सब काम कर लेंगे, सब 15-20 लोगों को एक साथ हम कंट्रोल कर लेंगे, तो वाइड हो जाएगा। अगर उनको सब कुछ समझाना पड़ रहा है तो फिर आप स्टॉल वाला स्ट्रक्चर यूज कर लोगे। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क का मतलब अगर बेटा कॉम्प्लेक्स काम है तो फिर आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो टॉल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर रूटीन वाला काम है तो एक बंदे के अंदर काम करने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक काम है, नॉर्मल रूटीन का काम। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर। अगर डिसेंट्रलाइजेशन को अलाउ कर रहे हो तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? सर्वाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन को क्या कर रहे हो? अलाउ कर रहे हो। इफ यू आर अलाउइंग द डिसेंट्रलाइजेशन, इफ यू आर अलाउइंग द डिसेंट्रलाइजेशन,
और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ना हो के सेंट्रलाइजेशन हो तो टॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा खड़ा हुआ। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा? वाइड में होगा। कम्युनिकेशन धीमे 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 हो रहा है तो वो नैरो में होगा, फ्लैट में। तो अगर बहुत सारे लेवल है तो कम्युनिकेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एक बंदे के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। Communication will be much easier. काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से सवाल बन सकता है। देखो ये तो सिर्फ मैंने कुछ पॉइंट बताए, अब आपको सिचुएशन देके वो पूछ सकता है। ऐसे नहीं आप दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा कि अच्छा यार अगर मैं ये अगर स्पैन हो, मतलब आप दिमाग में फोटो बना लो। उसने बोला अगर वाइड में क्या हो सकता है, तो वाइड में आप फोटो के चेक टाइम बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बस सवाल जैसा आएगा उसको उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। मैं यहाँ से ऐसा नहीं कि इसमें से ही आएगा, इसमें से नहीं आएगा। वो आपको एग्जांपल देके पूछेगा कि अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजों पे फोकस करने वाले हो और कौन कौन सी चीजों पे फोकस नहीं करने वाले, इसमें से कौन कौन सी चीज है वो एप्लीकेबल है और कौन कौन सी चीज है वो एप्लीकेबल, इसमें से कौन कौन सी चीज है वो एप्लीकेबल है और इसमें से कौन कौन सी चीज है वो एप्लीकेबल नहीं है, है ना। सो दैट इज फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये डिसाइड करेगा कि कंट्रोल कितना होगा कितना नहीं। अब देन आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो, अब ये वो टॉपिक है जो 11वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई सारी पावर बीच में रहती है, तो एक टॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ही बंदे के पास सारी पावर है तो डिसीजन मेकिंग उसी के पास होता है। आप अपनी तरफ से राय दे सकते हो लेकिन इन द एंड जो डिसीजन होगा वो उसी बंदे का होगा, जो भी डिसीजन होगा वो उसी बंदे के द्वारा लिया जाएगा। तो वो अपनी पावर से क्या कर रहा है, सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ही इज कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स। He is controlling all the things. So according to Allen, centralization is a systematic and consistent reservation of authority at the central points within the organization. एक organization में central level पे सारी power को control करना, that is centralization। और decentralization का मतलब उस power को delegate करना। एक point बताओ, what is the difference between delegation and decentralization? दोनों अलग अलग हैं या दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल है तो क्यों इक्वल है, अगर अलग अलग है तो क्यों अलग अलग है, ये आप बताओ। चलो शुरू हो जाए। What is the difference between decentralization and delegation? जो डेलीगेशन होता है, इट इज द डेलीगेशन रिलेटेड विद द रिलेशन ऑफ सीनियर और सबॉर्डिनेट। सिर्फ सीनियर और सबॉर्डिनेट के बीच में डेलीगेशन होती है। लेकिन जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक बड़े कंसेप्ट की बात की जाए दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन अगर एक बंदा अपनी पावर को दूसरे बंदे को दे रहा है दैट इज डिसेंट्रलाइज डेलीगेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक सा कंसेप्ट है जिसके बीच में बस सीनियर और सबॉर्डिनेट के बीच में प्रेम प्यार चल रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन पूरे का पूरा डिपार्टमेंट उठा के किसी बंदे को दे देती है। जैसे कॉलेजेस होते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन।
ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ इसका डिफरेंस समझाऊंगा क्योंकि 11वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण क्या होता है, मैं आपको सिर्फ इसका चार्ट पढ़ाऊंगा, खुद से पढ़ लेना। हिंदी वाले भी आपको पता है और इंग्लिश वाले भी सब पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सर सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड डिसीजन विद द टॉप मैनेजमेंट। Retention of power and authority with respect to planning and decision with the top management is known as centralization. कि जो भी पावर है वो किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी। उसको क्या बोला जाता है? That is what we call centralization. पावर किसके पास रहेगी? सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसेमिनेशन ऑफ अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को डिसेमिनेट कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल पे, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल देगा। सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी को रिजर्व रखते हो, आप अपनी अथॉरिटी को अपने पास रखते हो, आप किसी को नहीं देना चाहते, छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक तरीके से डिस्पर्स कर देते हो। भाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा होती है। एक बंदा सारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करे, और 10 डिपार्टमेंट को तुम अकेले कैसे कंट्रोल करो? तो 10 डिपार्टमेंटों को एक एक एचओडी दे दो कि हर डिपार्टमेंट का एचओडी अपने अपने हिसाब से अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगा? जिम्मेवार हो जाएगा। हर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगा? जिम्मेवार हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगा? जिम्मेवार हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्लो होती है क्योंकि सेंटर वाले की जिम्मेवारी होती है, भाई सब उसके पास जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है। The decision making is comparatively faster as compared to centralization. तो इसमें जो पावर होती है किसके पास रहती है? टॉप मैनेजमेंट वालों के पास रहती है। यहाँ पर पावर होती है वो काफी सारे लोगों के पास होती है। यहाँ पर इनएडिक्वेट कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि एक बंदा सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल बात है, इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है कि एक बंदा सारी चीजों को कहीं कहीं कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक बंदा सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस वजह से इट इज डिफिकल्ट। लेकिन वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन में देखोगे तो उनका कंसीडरेबल कंट्रोल होता है, उनका कंसीडरेबल कंट्रोल होता है। कम्युनिकेशन कैसे होता है? वर्टिकल, मतलब जितने लेवल्स बने हुए हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्योंकि सब बराबर है तो कोई भी किसी के साथ ही बात कर रहा है, तो ओपन एंड फ्री होता है। सेंट्रलाइजेशन वहां पर वहां पे पॉसिबल होता है जहां पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। तभी तो आप सेंटर से बैठ के सबको नचा सकते हो अपनी उंगलियों पे, तभी तो सेंटर में बैठ के सबको अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो, तो सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो वहां पर आपकी डिसेंट्रलाइजेशन आपको करनी ही पड़ेगी, आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी। आप सारी की सारी पावर को अपने पास नहीं रख सकते, आपको अपनी सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, आपको अपनी सारी पावर को बांटना ही पड़ेगा। एडवांटेज है, कोऑर्डिनेशन है और लीडरशिप थोड़ी आसान हो जाती है, और यहाँ पर जो बर्डन होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो क्या होगा? शेयर कर सकते हो। क्लियर? 5वां पॉइंट, 1 2 3 4 5 5 वही बताया ना, जहां पर आप मतलब एक बंदे के अंडर सारी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाती। इनएडिक्वेट कंट्रोल मतलब प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसीडरेबल कंट्रोल, काफी सारा कंट्रोल है वो आप अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। यू कैन एक्सरसाइज दिस कंट्रोल। आप इस चीज को, इस कंट्रोल को क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है जी? किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ? लास्ट में आता है हमारे पास डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, डेलीगेशन बड़ा है या डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा है? कौन है बड़ा है? दोनों में से बड़ा कौन है? बताओ, दोनों में से बड़ा कौन है?
बड़ा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सारी पावर को आप एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हो? यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर। आप अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? सर डिसेंट्रलाइजेशन इस वजह से बढ़ा कि उसके स्पेलिंग बड़े हैं। चरण क्या है आपके? फोटो भेजे ना कमेंट सेक्शन में। सही है, बहुत आगे जाओगे, इतना आगे चले जाओगे कि वापस आने के लिए रक्षा करवाना पड़ेगा। चलो पॉइंट समझते हैं। डेलीगेशन का मतलब होता है सिंपली एक सीनियर अपने सुबॉर्डिनेट को अपनी पावर का कुछ हिस्सा क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अपनी पावर का कुछ हिस्सा नीचे वाले बंदे को दे देता है। क्या आप अपनी सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आपको अपनी पावर का बहुत सारा पोर्शन अपने पास ही रखना पड़ता है, क्योंकि आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन उस काम के लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है? तुम्हारी है ना? है वो काम है जो तुम्हारा है, तुमने उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी को करने के लिए। अब उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि जिस बंदे ने वो काम तुम्हें दिया है वो तुमसे आके उसका सवाल का उत्तर पूछेगा। उससे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुमने उस पावर को कितना नीचे तक बांटा है, कि तुमने उस पावर को कितना नीचे तक बांटा है। इससे उसको कोई लेना देना है ही नहीं, उसको ना कोई लेना ना कोई देना है ही नहीं, उसको कोई लेना देना है ही। डिसेंट्रलाइजेशन का ये फाइनल आउटकम है, एक फिलॉसफी है मैनेजमेंट की, जिसके अंदर आप पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर देते हो हर बंदे के पास पावर पहुंच जाती है। ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है। डेलीगेशन करो या ना करो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक फिलॉसफी है, ये एक तरीका है, ये एक प्री रिक्विजिट है। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? सुपीरियर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द सबऑर्डिनेट। बताया ना अभी, नीचे से नीचे बल्ले बंदे को बोल दिया काम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। भाई तुम्हें जो काम मिला है तुमने किसी से करवाया, लेकिन उसके लिए आंसर तुम्हें देना पड़ेगा। अब अगर नीचे वाले ने गलत कर दिया ना, तो आपका सुपीरियर आपको ये नहीं बोलेगा कि उसने गलत कर दिया, वो आपको बोलेगा तूने उसको दिया था, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तू रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसमें क्या कर दिया जाता है? जो डिपार्टमेंट के हेड बनाए जाते हैं, जो HOD बनाए जाते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये तो सिंपल आपका एक सुपीरियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है, इसके अंदर कुछ नहीं। सुपीरियर है और एक सुबॉर्डिनेट है और उनके बीच में प्रेम संबंध है। इसमें क्या है? ये एक प्रॉपर सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस समझ रहे हो ना, जो खुद से काम कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से काम कर सकती है। तो ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाती है। जैसे कॉलेज है पूरा, उसके अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली भी काम करती है। तो इसमें क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है सी, तो वो ऑटोनोमस लेवल पे क्या करती है? काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एट ऑटोनोमस लेवल। किस लेवल पे? ऑटोनोमस लेवल पे। किस लेवल पे बेटा? ऑटोनोमस लेवल पे वो क्या कर रही है? काम करने की कोशिश कर रही है, इंडिपेंडेंटली वो काम करने की कोशिश कर रही है। अगला रिक्वायरमेंट। डेलीगेशन लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आपकी कंपनी चुटकू सी है, छोटी सी है, एक ही डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या ही डिसेंट्रलाइजेशन करोगे? बताओ, हर बंदे को क्या क्या दे दोगे? एक एक कुर्सी पे बिठा दोगे, है ना? तुम्हारी कंपनी एक कमरे की है, तो उसमें क्या कर दोगे? 4 बना दोगे, 4 कॉर्नर पे, यहाँ पे तू बैठा हुआ है, तो ये वाले सेल्फ की जिम्मेवारी तेरी है। अच्छा तू इधर जा, ये वाले सेल्फ की जिम्मेवारी तेरी है। मैं सेंटर में बैठूंगा, तो सब मेरे को रिपोर्ट करेंगे। क्या होगा ये बताओ? लिबर्टी ऑफ वर्क। सुबॉर्डिनेट डू नॉट हैव फुल लिबर्टी। तो सुबॉर्डिनेट को, जब आप सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, जब आप पूरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके पास लिबर्टी ऑफ वर्क है, वो नीचे वालों के पास जितनी पावर दी उतना ही काम है। लिबर्टी समझ रहे हो ना? आपकी फ्रीडम,
नीचे वाले तो भाई जितनी पावर उसको दी गई है, खाने को दिया गया उतना ही खाएगा ना, तो छीन थोड़ी ना लेगा। तो फ्रीडम उसको जितनी दी हुई है उतनी ही फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये क्या है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फ्रीडम इज देयर, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पर क्या किया जाता है, दिया जाता है अच्छा खासा बहुत सारा अमाउंट है यहाँ पर आपको देने जाता है। देन आ जाता है कंट्रोल, द अल्टीमेट कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ सुपीरियर। जो ज्यादातर कंट्रोल होता है वो सुपीरियर के हाथ में होता है। और यहाँ पर जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो तो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो डे टू डे कंट्रोल होता है, जो अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जैसे कॉलेज है, कॉलेज की पूरी जिम्मेवारी तो प्रिंसिपल के पास ही होगी। लेकिन अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी की जिम्मेवारी होगी। किसकी होगी, कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो एचओडी है ये उसकी जिम्मेवारी होने वाली है। किसकी जिम्मेवारी होने वाली है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी की। इसकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के एचओडी। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, समझ गए, समझ गए क्या होता है, समझ गए तो सुना नहीं, समझ गए क्या होता है सर, समझ गए। मैं तुम्हें कल भी बताया, पिछली किसी क्लास में भी बताया था, जब सुबह नहाते हो ना तो शावर में मत जाया करो, ऐसे बालों को ऐसे खोला करो, ऐसे दो चीर बनाया करो, ऐसे मतलब एक चीर बना के आधे इधर और आधे इधर, फिर वो जार लिया करो जिसमें पानी, ठंडा ठंडा पानी डाल के यहाँ से ऐसे धार बना के डाला करो पीछे तक, ताकि तुम्हारा ये जो दिमाग की जो नसें तुम्हारी खींची गई है ना ये ठीक हो, ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें सीधी जाएं। ये तुम्हारा रोड ब्लॉक हो रखा है, इस ट्रैफिक को क्लियर किया करो सुबह नहाते हुए। इसके